जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और आज हम फिर से रूबरू हो रहे हैं। दोस्तों आज आंकिक प्रश्न करने वाले हैं अपन, वही उससे आगे कंटिन्यू, यानी कि हमारा चौथा प्रश्न। इससे पहले पार्ट 9 में हमने दूसरा और तीसरा प्रश्न निपटा दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज जिस प्रश्न की हम बात करने वाले हैं ये भी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसे समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। तो दोस्तों क्या कहा गया है कि दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। दोस्तों अब तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें केवल आवेशों को रखा गया था और बल पूछा था या उनके कारण जो तीव्रता है वो हमें पूछी थी। लेकिन इस बार क्या किया गया है कि उन गोलों को, आवेशित गोलों को डोरियों के माध्यम से लटका दिया गया है। डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखिएगा, जैसा प्रश्न हमसे कहता है बस वैसा ही करते हुए चलेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमें कहा गया है कि दो आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब दोनों डोरियों को एक ही जगह से लटकाया गया है। दोनों यदि कोण बनाती है तो मतलब साफ है कि दोनों डोरियों को एक ही जगह पर लटकाया गया है। तो ये लीजिए, ये पहला आवेशित गोला यहाँ लटकाया गया है और दूसरा आवेशित गोला यहाँ लटकाया गया है और परस्पर डोरियां 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर मैं यहाँ पे बीच में कोई एक रेखा खींचता हूँ तो आपको पता है कि इधर वाला ये एंगल भी कितने डिग्री, 15 डिग्री, और इधर वाला ये वाला एंगल भी कितने डिग्री, 15 डिग्री, क्योंकि डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। दोस्तों अपने तरीके से इसे यहाँ से मिला दीजिए, क्योंकि हमें पता है मिलाना हमें पड़ेगा। यहाँ इसका केंद्र है, ये भी मान लीजिए कि बीच की दूरी कितनी है, इसके बीच की दूरी x है। चलिए आगे क्या कहता है, डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती है जब इसे 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के किसी द्रव में लटकाया गया है। देखिएगा कि द्रव है और द्रव का घनत्व दे रखा है, इतने घनत्व के द्रव में इसे डुबोया जाता है तब भी कोण वही रहता है। यानी ये जो 30 डिग्री का कोण है 15 + 15 ये उतना ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे भले ही किसी भी द्रव में डुबोवो। ये कहा रहा है कि 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के द्रव में इसे डुबोया गया है। यदि गोले के पदार्थ का घनत्व इतना है, ठोस का घनत्व, ये तो द्रव का घनत्व है, द्रव के घनत्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं द्रव का घनत्व D, और द्रव मतलब लिक्विड DL के माध्यम से, और इसे ठोस का घनत्व, गोले का मतलब ठोस का है तो DS के माध्यम से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो द्रव का क्या ज्ञात कीजिए, परावैद्युतांक। दोस्तों हमें पता है कि परावैद्युतांक को हम εr से लिखते हैं, तो εr ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये जो प्रश्न है, प्रश्न पहले हम यहाँ तक इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसमें हम मैकेनिक्स डालेंगे और फिर इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ध्यान रहे, लक्ष्य हमारा कि परावैद्युतांक हमें ज्ञात करना है, किसी भी तरीके εr का मान हमें निकालना है। देखिएगा दोस्तों, यदि ये इस डोरी से इसे लटकाया गया है, क्योंकि ये एक डोरी है और डोरी से इसे लटकाया गया है तो डोरी में एक बल उत्पन्न होता है और गोले के वजन के कारण, और वो बल होता है दोस्तों T, जिसे हम कहते हैं तनाव बल यहाँ पे लगेगा। तो एक तो तनाव बल के लिए बात, और दूसरा आपको पता है कि ये भी एक आवेशित गोला है और ये भी एक आवेशित गोला है। दोनों आवेशित गोले पर एक दूसरे के कारण बल लगेगा, तो हम एक ही गोले की बात करते हैं, इस पर बलों का संतुलन देखते हैं, उसके लिए भी अपने आप हो ही जाएगा। तो इसके कारण इस पर जो बल लगता है कूलाम के अनुसार, है ना, वो बल इस दिशा में लगेगा, आपको अच्छे से मालूम है, और उस बल को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये F कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R का स्क्वायर। आप इसे कह सकते हैं K Q1 Q2 बट्टे R का स्क्वायर, ये भी है। या ε0 लिखे तो आप इसके बारे में ये लिख सकते हैं कि 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R का स्क्वायर। तो इतना बल इस दिशा में लग रहा है। दूसरी बात कि तनाव बल यहाँ लगता है, एक और बल, यदि गोले को लटकाया गया है तो नीचे की ओर एक और बल लगेगा, इसके द्रव्यमान के कारण, इसके भार के कारण, और इसका भार mg होगा, ये बल इधर की साइड लगेगा। दोस्तों अब तक मैंने 3 बलों की बात की है, आप ध्यान रखें। इस गोले को चूंकि लटकाया गया है, यदि इसे रखा होता तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन चूंकि इस गोले को
इस गोले को लटकाया गया है, तो इसलिए हमें इस पर बलों का संतुलन पहले देखना पड़ेगा कि बल किस किस दिशा में लग रहे हैं, कौन से बल आपस में निरस्त हो रहे हैं और कौन से बल ज़्यादातर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों एक तो नीचे की ओर बल लग रहा है इसके बार के तुल्य और वो है mg, और एक डोरी में तनाव बल उत्पन्न हो रहा है, और तीसरा इस आवेश के कारण इस पर एक बल लगता है जो कि बाहर की ओर, क्योंकि अगर दे नहीं रखा है तो दोनों को प्लस प्लस मान के चलेंगे, तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल बाहर की ओर होगा। तो ध्यान दें, चूंकि ये जो तनाव बल है T, इसकी कोई विशेष दिशा नहीं है और इसलिए हमें यहाँ पर क्या मानने होते हैं, घटक। चूंकि हमें बलों का संतुलन दोस्तों करना है, तो एक इस दिशा में और दूसरा इस दिशा में हमें क्या मानना पड़ेगा, घटक मानना पड़ेगा। दोस्तों ये कोण आपको मालूम है कि 15 डिग्री है, तो ये कोण भी कितने डिग्री होगा, 15 डिग्री, और इसलिए होगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। अच्छा, थीटा से लगता जो घटक होता है वो हमेशा कॉस होता है, किसका, टी का। तो कौन सा घटक, टी कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे 15 डिग्री है, और ये वाला घटक ये कॉस हो गए तो ये साइन, टी साइन थीटा। ये दो घटक है। ये दोनों घटक दोस्तों मैंने इसलिए माने हैं क्योंकि मेरे को बलों का क्या करना है, संतुलन। तो इस mg के सामने भी एक बल चाहिए, ये mg नीचे की ओर लग रहा है तो इसके सामने की दिशा में भी बल चाहिए ताकि ये संतुलित किया जा सके। अच्छा, इधर की साइड मुझे पता है कि बल F लग रहा है, कूलाम बल, तो इधर की साइड भी एक बल चाहिए इसका संतुलन करने के लिए। तो हमने इस तनाव बल की विशेष दिशा नहीं होने के कारण इसके दो घटक माने। घटक हमेशा कोस और साइन माने जाते हैं दोस्तों। चूंकि मेरे को पता है कि ये अगर 15 डिग्री है तो एकांतर कोण ये भी 15 डिग्री, और थीटा से लगता जो घटक है वो कॉस, तो ये इसको मैंने नाम दिया टी कॉस थीटा, चूंकि टी का है, और ये टी साइन थीटा। तो ये घटक हुए। अगले ही स्टेप में मैं ये लिखने वाला हूँ कि बलों का संतुलन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बलों का संतुलन अच्छा सवाल है। बलों के संतुलन के लिए आपको पता है कि सबसे पहले टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, चूंकि गोला यहीं पे है और ये गोला यहाँ पे कब रहेगा, जब ये दोनों बल आमने सामने के बराबर हो और ये दोनों बल भी बराबर हो। अगर एक भी ज़्यादा हुआ तो गोला तो उस तरफ चला जाएगा। तो हमें पता है कि एफ टी साइन थीटा के बराबर है, इसलिए ये गोला लटका हुआ है। अगर ये ज़्यादा होता तो गोला इधर चला जाता, ये ज़्यादा होता तो गोला उधर चला जाता, लेकिन गोला यहीं पे है, मतलब साफ है कि ये बल और ये बल बराबर है। अच्छा, ये बल और ये बल भी क्या है, बराबर है। तो लीजिए, बलों के संतुलन में सबसे पहली बात मैं आपसे कहूँगा कि टी साइन थीटा, और थीटा कितने डिग्री है दोस्तों, 15 डिग्री। तो ये साथ में लिखते चले, अलग से स्टेप क्यों बनाए। तो टी साइन किसके बराबर है, बल F के बराबर है, टी साइन इसके बराबर है, ये मैंने कह दिया। और ये अपनी समीकरण नंबर कौन सी हो गई दोस्तों, 1 हो गई। दूसरी बात, अब ये वाला बल इसके बराबर है, यानी कहने का मतलब टी कॉस थीटा जो है, टी कॉस थीटा, थीटा का मतलब 15 डिग्री, और वो बराबर है mg के। ये आपकी समीकरण कौन सी हो गई, 2, समीकरण 2। पता चला ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, दोनों को मैंने लिख दिया और 2 समीकरण यहाँ पे मैंने बना दी है। तो समीकरण पहली और समीकरण दूसरी देखिएगा। अगर 1 व 2 से अगर मैं आपसे कहूँ 1 व 2 की तुलना, अगर क्या करें अपन, इसकी तुलना करें, तो टी साइन 15 और टी कॉस 15, अगर इसको तुलना की जाएगी तो टी से टी कैंसिल, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये कितना होता है, 10। तो 10 कितने डिग्री, थीटा यानी 15 डिग्री। और आगे इन दोनों के लिए, तो इन दोनों की तुलना एफ बटे एम और जी, एफ बटे एम और जी, तो ये बनेगा। ध्यान दें कि tan 15 को तो मैंने एज इट इज रखा है बल F का मान। अच्छा, कूलाम बल के लिए, अच्छा कूलाम बल होता कितना है, तो हमें पता है कूलाम के अनुसार जो बल है वो K Q1 Q2, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर समान है, समान आवेशित गोले हैं, है ना, एक समान आवेशित गोले, यानी इस पर भी Q और उस पर भी Q, तो समान आवेशित है, इस पर भी Q और इस पर भी Q, मतलब Q का स्क्वायर, KQ² बट्टे R का क्या होगा, स्क्वायर, ये कह सकते हैं। या आप K को खोल के रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, यानी Q² बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R का स्क्वायर। तो F का जो मान बनेगा दोस्तों वो ये बनेगा, क्योंकि मैंने K को खोल के रख दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कह दिया है K को। लीजिएगा F का मान मैंने ये रखा, तो पता चला
कि ऊपर क्यू स्क्वायर बटे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन 0 और साथ में आर स्क्वायर और क्या आ जाएगा एम और जी। आप ध्यान दें, इस बल की जगह, बल F की जगह मैंने मान रख दिया ये वाला, तो mg चूंकि हर में है तो ये फिर से मैंने इसको हर में लिख दिया, ये मेरे पास प्राप्त हो गया और इसे मैं कह देता हूं अपनी समीकरण नंबर कौन सी, तीसरी। चलिए, तो ये बलों का संतुलन हुआ है और बलों का संतुलन ये कब हुआ है, तो ये बात ध्यान रखें कि जब इन्हें द्रव में डुबोया नहीं गया है, डुबोया नहीं गया है, तो जो इन बलों का संतुलन है वो ये वाला होगा। अब दोस्तों अगला स्टेप क्या कह रहा है कि इन्हें इस घनत्व के द्रव में लटका दिया जाता है, द्रव में डुबो दिया जाता है। तो हम ये करेंगे कि द्रव में डुबोने के बाद, द्रव में डुबोने के बाद बलों का संतुलन, द्रव में डुबोने के बाद बलों का संतुलन। अब द्रव में डुबोने के बाद क्या होगा, द्रव में डुबोने के बाद मान लेते हैं कुछ चीजें कि माना डुबोने के बाद, द्रव में डुबोने के बाद इन पर बल, इनके मध्य बल F डैश व बार mg डैश होगा। हमने मान लिया कि जब डुबोया नहीं गया है तो बल F लग रहा है और बार mg लग रहा है, लेकिन इसे जब द्रव में डुबो दिया जाता है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक ऐसा टब लेकर के इसको द्रव में डाल दिया गया है, तो उसके बाद हम मान के चलते हैं कि mg डैश नीचे बार अलग लगेगा। भाई द्रव में डुबोया गया है तो ध्यान दीजिए कि फर्क कहाँ पड़ेगा, फर्क कहाँ पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी द्रव में डुबोया गया तो एक तो पिंड का जो भार लग रहा था mg, क्या द्रव में भी उतना ही भार लगेगा, क्या गुरुत्वीय त्वरण भी वही होगा, क्या द्रव्यमान वही होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द्रव में डुबोगे तो वस्तु के भार में कमी आएगी और आप दैनिक जीवन में ऐसा देखते भी है कि पानी, होदे में से जब पानी निकाल रहे होते हैं तो जब तक बाल्टी पानी में चलती है तब तक उसका भार हमें नहीं लगता, लेकिन जैसे ही वो बाल्टी पानी से बाहर होती है तुरंत उसका वजन हमें महसूस होने लगता है। ध्यान दीजिएगा, बल ये जो भार है पहले mg, इसमें तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ बल जो लग रहा है कूलाम बल, उसमें भी फर्क पड़ेगा और इसलिए हम बल को पहले के बजाय थोड़ा सा चेंज कर देंगे और ये कह देंगे कि बल F डैश लग रहा है और जो ये यहाँ पे g है वो g भी डैश के रूप में है। तो नया ये हमने मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और वापस से एक बार बलों का संतुलन करते हैं तो आपको पता चलेगा F को F डैश मान लिया, mg को mg डैश मान लिया, कब, जब उसे द्रव में डुबो दिया गया है। तो लीजिए अब वापस से बलों का संतुलन मैं करवाता हूं और बलों के संतुलन में t साइन थीटा F डैश के बराबर है। तो लीजिए t साइन थीटा यानी 15 डिग्री और किसके बराबर है दोस्तों, इस बल F डैश के बराबर है। ये समीकरण 4 कह देता हूं मैं इसे। और दूसरा वापस से कौन सा, t cos 15 डिग्री, और वो t cos 15 डिग्री किसके बराबर है, mg के बराबर है। पुनः द्रव में डुबोने के बाद पुनः संतुलन हम कर रहे हैं बलों का। उस समय F डैश था, F था और इस समय F डैश है, उस समय mg था और इस समय mg डैश है। समीकरण संख्या कौन सी, 5वीं। तो ये कह के चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और वापस से इन दोनों की तुलना करते हैं, यानी समीकरण जो 4 और 5 प्राप्त हुई है इन दोनों की यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक बार तुलना कर लेते हैं। तो 4 व 5 से, 4 और 5 से हमें पता है कि साइन बट्टे कोस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो लीजिए tan कितने डिग्री, 15 डिग्री बराबर F डैश बट्टे mg डैश, F बट्टे mg, लेकिन F डैश बट्टे mg डैश। तो ये लीजिए F डैश बट्टे mg डैश, ये वाली समीकरण आपको मिली है। आगे बढ़ते हैं और फिर से आपका है tan 15 डिग्री F डैश। अब यदि F इतना है तो F डैश कितना होगा, ध्यान दीजिए F डैश कब है, जब द्रव में डुबो दिया गया है तो उसके बाद उन दोनों के मध्य लगा बल है। तो उसे द्रव में डुबो दिया गया है तो यहाँ फॉर्मूला तो यही होगा, लेकिन दोस्तों गुणा होगा, याद कीजिए परावैद्युतांक से, वापस से r का स्क्वायर, लेकिन परावैद्युतांक से क्या करना पड़ेगा, गुणा। उस द्रव का जो परावैद्युतांक है
उससे हम गुणा करते हैं। हम पराविद्युतांक को जानते हैं, एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि जो मैंने आपको बताई थी वो वाली। तो बल F इतना ही लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन द्रव में डुबोने के बाद बल F डैश जो लगेगा वो Q² बटे 4πε0। अब आपको ε r यानी जिस द्रव में डुबोया गया उस द्रव के पराविद्युतांक से आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, गुणा करना पड़ेगा। तो नया जो F डैश है उसका ये वाला मान यहाँ पर रखना है। तो लीजिए F डैश का मान मैंने यहाँ से रख दिया, क्या रखा, Q² बटे 4πε0 ε r और r का स्क्वायर साथ में mg और क्या है डैश, ये वाला मान मेरे पास प्राप्त हुआ है। मैं इसे कह देता हूं कि अपनी समीकरण नंबर कौन सी है, 6, समीकरण नंबर 6। दोस्तों अगर ध्यान से देखो तो समीकरण 3 में tan 15 का मान इतना है और समीकरण 6 में tan 15 का मान इतना है। दोनों में एक एक पद क्या है, बराबर है, और इसलिए हम इन दोनों समीकरणों को लेके चलेंगे। तो ये कहेंगे कि समीकरण 3 व 6 से, समीकरण 3 व 6 से tan 15 का मान वहां से रख दो, tan 15 का मान इतना है, इसकी जगह मैं रख देता हूं tan 15 का मान। तो लीजिए ये तो एज इट इज पड़ा रहेगा, tan 15 की जगह ये वाला, यानी कि Q² बटे 4πε0 r² mg बराबर, ये एज इट इज पड़ा है। tan 15 का मान मैंने यहाँ पे रखा है 4πε0 r² mg डैश, ये आपको मिलेगा। ध्यान से अगर इसे देखें तो Q² से Q² यहाँ पे कट जाना है, 1/4πε0, 4πε0 कैंसिल है, r² से r² चला गया है, m से m चला गया है, g से g नहीं, इधर g है उधर g का डैश है, तो इस बात का ध्यान रखें, ये नहीं कटेगा। इधर क्या बचा दोस्तों वो लिख लीजिए, इधर बचा है 1/g, उधर बचा है, ऊपर कुछ नहीं है 1 है, और नीचे एक तो εr पराविद्युतांक किसी से नहीं कटा है, और एक बचा है g डैश, यानी समीकरण जो आपको मिली है वो इतनी है। ध्यान दीजिए, हमें ज्ञात करना है εr, हमें पूछा है कि पराविद्युतांक ज्ञात कीजिए, यानी हमें इसका पक्षांतर ऐसे करना है कि पराविद्युतांक का मान आ जाए। तो लीजिए पक्षांतर मैंने किया और मान निकाला εr का, तो क्या आएगा g बटे g डैश, εr इज इक्वल टू g बटे g डैश। अब g/g डैश आया है, कुछ चीजें आपको और याद होनी चाहिए। कुछ चीजें और कैसे याद होनी चाहिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, g यहाँ पे क्या है और g डैश यहाँ पे क्या है। दोस्तों g यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का काम कर रहा है, लेकिन याद कीजिए गुरुत्वीय त्वरण g कौन सा है, g गुरुत्वीय त्वरण जब वो बाहर है, और g डैश गुरुत्वीय त्वरण जब वो द्रव में डुबो दिया गया है। तो g डैश का दोस्तों एक फॉर्मूला होता है जो कभी आपने सुना हो तो, या 12th क्लास, सॉरी ये आपके 11th क्लास में था ये फॉर्मूला। और g डैश का फॉर्मूला ये क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, g1 - dl/ds, ये होता है g डैश का फॉर्मूला, है ना। यानी किसी वस्तु को द्रव में डुबोने के बाद उस पर जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा वो कितना होगा। यहाँ देखिए dl क्या है, dl घनत्व है किसका, द्रव का जिसमें उसे डुबोया गया, और ds यहाँ पे उस ठोस का घनत्व है जिस वस्तु को द्रव में डुबोया गया उस वस्तु का घनत्व है। तो दोनों घनत्वों को 1 में से इसके अनुपात को घटा लोगे और g से गुणा कर दोगे, गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर दोगे, तो आपके पास वो नया वाला गुरुत्वीय त्वरण होगा। जब वस्तु को आप डुबो रहे हो द्रव में तो गुरुत्वीय त्वरण कितना लगेगा उसका फॉर्मूला ये वाला है। ये फॉर्मूला अगर मैं इसमें रखूं तो आपको पता है कि εr जो बनेगा, ऊपर दोस्तों g है, नीचे g डैश की जगह ये मान रखा, तो 1 - dl/ds, तो g से g तो कैंसिल हो जाना है, g से g तो चला गया, क्या बचा, लिखें कि εr इज इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं बचा है, नीचे बच रखा है, क्या बच रखा है 1/1 कर दीजिए dl/ds, dl/ds, ds लसप लिया गया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर लसप लिया गया, क्या ये εr है, लसप लिया गया ds, 1 के अपॉन में है सारी स्थितियाँ, ds लसप हुआ तो ds ऊपर और -dl, ds -dl यही होगा।
ds 1 से गुणा किया, ds माइनस ds से ds कट गया और क्या बचा, dl बचा। ये जब आप कर लोगे तो अब 1 के अपॉन में है तो चूंकि उल्टा कर दीजिए स्थिति को, तो एप्सिलॉन r बराबर ds बट्टे ds माइनस dl। दोस्तों ds ठोस का घनत्व, उस वस्तु का घनत्व, dl द्रव का घनत्व, जो कि दोनों चीजें हमें दे रखी है। मैंने कहा dl 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ds 1.6 रख दीजिए मान और इसे सॉल्व कर लीजिए। तो एप्सिलॉन r ds का मान हमारे पास 1.6। अच्छा ये तो मात्रक तो समान है, कोई नहीं, ds का मान 1.6 माइनस dl का मान 0.8, ये इसका आंसर होगा। दोस्तों 1.6 यानी 16 में से 8 गया, 8 बचा, और 8 का भाग 16 में कितनी बार गया, 2 बार गया, तो 1.6 बट्टे 0.8 होगा, जो कि 2 के बराबर होगा। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो एप्सिलॉन r का जो हमें मान मिला है, एप्सिलॉन r यानी परावैद्युतांक, वो कितना मिला है, 2 मिला है, और ये इस सवाल का क्या है दोस्तों, आंसर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सवाल थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये सवाल बड़ा कॉन्सेप्ट पे आधारित है और बड़ा अच्छा सवाल है, ऐसा आप मान सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको कहा गया है कि 2 आवेशित गोलों को लटकाया गया है। अगर उसे लटकाया गया है तो फिर हमें बलों का अनुपात वहाँ पे चाहिए, बलों का संतुलन वहाँ पे चाहिए और संतुलन करवाना पड़ेगा। तो संतुलन के लिए चूंकि डोरी से लटकाया गया है तो डोरी में तनाव बल तो उत्पन्न होना ही है, तो ये तनाव बल, अच्छा लटकाया गया है तो नीचे की ओर बार mg तो लग ही रहा होगा, तो mg इधर, इसके कारण इधर बल लग रहा है, और वो कौन सा बल है, चूंकि समान लंबाई की डोरियां हैं तो वो बल कुलाम बल जो कि F लग रहा है। अच्छा चारों का संतुलन करवाया, इसके t के मैंने घटक माने कॉस और साइन, थीटा से लगता कॉस और दूसरा साइन, अच्छा इसके बराबर में ये और इसके बराबर में ये है, तभी तो ठहरा हुआ है, तो मैंने t साइन को F के बराबर कर दिया। जब वो डुबोया नहीं गया था यानी बाहर, द्रव से बाहर, उसका ये संतुलन था, यानी 10-15 इतना था। अब जब उसे द्रव में डुबो दिया गया है तो 10-15 जो है, यानी अब जो संतुलन है, हमने बल को तो F डैश मान लिया, यहाँ F मान लिया तो वहाँ F डैश मान लेते हैं और mg डैश मान लेते हैं, फिर से दोनों का संतुलन किया, 10-15 इतना प्राप्त हुआ। 10-15 और 10-15 दोनों मान हमें प्राप्त हुए तो हमने इनका संतुलन करवाया। यहाँ 10-15 की जगह ये वाला मान रखा, काटा चाटी की ये प्राप्त हुआ, और यहाँ एक नया फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ा, और वो फॉर्मूला क्या था, जब किसी वस्तु को, जैसे मेरा मार्कर ही ले लीजिए, यदि इसे किसी द्रव में डुबो दिया जाता है तो इस पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना, भाई जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण द्रव में डुबोने के बाद कितना लगेगा, वो गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि नॉर्मल जो गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी के लिए यानी 9.8, उसको आप लोग गुणा कर लीजिए किससे, 1 में से dl/ds यानी द्रव का घनत्व बटे ठोस का घनत्व करके उसे मल्टीपल कर लीजिए, तो उसका घनत्व आ जाएगा, उसका गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा। तो वो गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे निकाल के आपको रखना है, और फिर हमें पता है कि एप्सिलॉन r का मान हम निकाल चुके हैं कि इतना है, रखा, काटा छाटी हुई, और dl/ds, अच्छा लस पर लिया गया ds माइनस dl, तो यहाँ पर आपने क्या किया, ds का मान यानी कि जो ठोस है, सॉलिड है, उसका जो घनत्व है वो आपको दे रखा है, तो ds की जगह वो रखा, और dl की जगह 0.8 ये जो आपको दे रखा था ये रखा, और इस तरीके से ये प्रश्न क्या हुआ दोस्तों, सॉल्व हुआ। तो आप इसे ध्यान से देखें और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो, और पेन कॉपी लेके ही बैठे, साथ साथ में मिलाते चले तो और ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब ये अगला प्रश्न जो है उसमें क्या कहा गया है, 5वां प्रश्न, समरूप गोलाकार चालक, समरूप आवेशित गोलाकार चालक है, B व C समान आवेश से आवेशित है, दोनों पर B पर और C पर समान आवेश है, परस्पर तथा परस्पर F बल से दोनों क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, यानी एक दूसरे पर जो बल लगता है, कुलाम बल जिसे हम कह सकते हैं प्रतिकर्षण के रूप में, जबकि उनको परस्पर कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, थोड़ी दूरी पर उन्हें रखा जाता है। तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है परंतु अनावेशित है, तीसरा गोलाकार चालक एक और है। तो दोस्तों दो जो गोलाकार चालक B व C दे रखे हैं आपको, आप इनकी ओर ध्यान दें। क्या कहा गया है कि समान रूप से आवेशित है, ये तो है B ये, और ये आपका है C, दोनों समान रूप से आवेशित है। मान लेते हैं कि इस पर भी आवेश Q है, चूंकि समान है तो इस पर भी आवेश क्या मानते हैं, Q मानते हैं। तो समान रूप से आवेशित है, परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं, इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है।
इन्हें कुछ दूरी पर रख दिया जाता है और मान लेते हैं अपन कि इन्हें परस्पर r दूरी पर रख दिया जाता है और लिख देते हैं कि माना इन दोनों गोलों पर समान आवेश Q तथा इनके मध्य दूरी r है, इनके मध्य दूरी r है। ये बात हम मान के चलते हैं। तीसरा गोलाकार चालक यानी एक और तीसरा गोलाकार चालक है जिसे मैं कह देता हूं B और C है ये, तो इसे कह देता हूं A, जो कि अनावेशित है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, इस पर शून्य आवेश है। पहले इसे B के संपर्क में लाया जाता है। पहले इसे किसके संपर्क में? B के संपर्क में लाया जाता है, फिर इसे C के संपर्क में लाया जाता है। फिर कह रहा है कि नवीन जो प्रतिकर्षण बल है, नया जो प्रतिकर्षण बल है, वो बल क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले नया प्रतिकर्षण बल ज्ञात करने के लिए मैं ये कहता हूं कि कूलाम नियम से, किसके नियम से? कूलाम नियम से। और कूलाम नियम है F = K(Q1 Q2) बट्टे R का स्क्वायर। K(Q1 Q2) बट्टे R का स्क्वायर, पहला आवेश, दूसरा आवेश और इनके मध्य दूरी। अब देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि पहले इसे B के संपर्क में लाया जाता है। किसे? तीसरे गोलाकार चालक को यानी A को। किसके संपर्क में? B के संपर्क में। ध्यान दीजिएगा ये है B और जिस पर आवेश कितना है? जिस पर आवेश Q है, और ये A इसके संपर्क में लाया जाता है जो कि अनावेशित है। तो दोस्तों इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो कितना होगा? तो B व A के मध्य बल, इन दोनों के मध्य जो बल होगा वो कितना होगा? या इन दोनों के मध्य एक बार आप आवेश पर विचार कर लें तो और अच्छा होगा। दोस्तों इस पर आवेश है Q प्लस इस पर आवेश है 0/2। इन दोनों को संपर्क में लाया जाएगा, इन दोनों को टच करवाया जाएगा। तो इस पर आवेश Q है, इस पर 0 है, तो दोनों कुल मिला के कितना आवेश हो गया? Q और बट्टे 2, यानी फिर दोनों को अलग अलग रखेंगे तो आधा आधा हो जाएगा। तो आधे के लिए क्या कर दें? 2 कर दें। तो प्रत्येक पर आवेश कितना हो जाएगा? Q/2। यानी इस पर भी अब कितना आवेश आ, जो कि अनावेशित था, इसके संपर्क में लाया गया, टच करवाया गया, तो कुल आवेश हो गया और फिर अलग अलग किया गया तो आधा आधा आवेश दोनों पर चला गया। टोटल आवेश Q था, इस पर 0 था, Q और 0 मिला तो Q हो गया। अच्छा उसके बाद अलग अलग किया तो आधा आधा आवेश दोनों में चला गया। यानी कि जैसा कि हमने पहले प्रश्न में किया था, देखो दूसरे में सॉरी, एक तो माइनस जो है +10 आवेश था माइक्रोकुलाम और एक था -20 माइक्रोकुलाम। दोनों को जब मिलाया गया तो टोटल आवेश -10 माइक्रोकुलाम हो गया। वापस अलग अलग किया तो -5 माइक्रोकुलाम और -5 माइक्रोकुलाम, यानी आधा आधा बट गया। तो ये Q था। B और A को संपर्क में लाया जाता है, ये कहा गया है। तो ये Q था, ये 0 था, कुल मिला के Q हुआ, फिर अलग अलग हुए, आधा आधा बट गया, यानी Q/2 और Q/2। अब इस पर भी आवेश कितना है? Q/2। A पर भी आवेश कितना हो गया? याद रखें Q/2। और B पर भी आवेश Q नहीं बल्कि कितना हो गया? Q/2। अब दोनों पर आवेश इस तरीके से हो गया। लीजिए Q/2 और Q/2 प्रत्येक पर आवेश आ गया, B पर और A पर। अब कहा जाता है कि तत्पश्चात इसे C के संपर्क में लाकर दोनों को अलग रख दिया जाता है। पहले इसको यानी जो अनावेशित था A जिसे हमने माना उसको इसके संपर्क में लाया जाता है और फिर इसके संपर्क में लाया जाता है। जब इसके संपर्क में लाया गया तो दोनों पर आवेश Q/2 और Q/2 हो गया। अब इस A पर आवेश कितना है? Q/2, 0 नहीं है। अब आवेश कितना है? B के साथ इसे जोड़ने पर कितना हो गया? Q/2। अब इस A को उठाकर किसके संपर्क में लाया जाता है? C के संपर्क में। तो ये तो है आपका C और ये C गोला है। C पर आवेश कितना है? C पर आवेश Q है। चूंकि दोनों पर Q और Q आवेश हमने माना था, कहा गया कि समान आवेशित है, तो C पर Q। अब A को इसके नज़दीक लाया गया। हमें पता है कि A पर आवेश कितना है? Q/2। B पर भी कितना है? Q/2। अब इन दोनों को लाया गया तो जो इन दोनों के कारण यानी कि C व A के मध्य कुल जो बल है, कुल जो आवेश है, वो आवेश की पहले आप कल्पना कर लो, फिर हम बल आसानी से निकाल सकते। देखिएगा कि Q प्लस Q/2 बट्टे क्या हो जाएंगे? 2। यानी दोनों जब भी संपर्क में इस प्रकार से लाए गए
तो इस पर क्यू बटे 2, इस पर क्यू, यानी कि कितना हो गया 3 बटे 2 हो गया। तो ये आवेश और फिर अलग अलग किया गया, यानी कि भाग लगा दो किसका 2 का। तो लीजिए Q और Q कितने 3 बट्टे 2 Q और बट्टे 2, यानी अगर कहे तो 3 बट्टे 4 Q, यानी प्रत्येक पर कितना आवेश आएगा 3 बट्टे 4 Q। भाई Q था, Q बट्टे 2 था, दोनों को संपर्क में लाया गया तो दोनों का आवेश मिक्स हो गया यानी जुड़ गया। फिर दोनों को अलग अलग किया तो आधा आधा बट गया यानी 2 का भाग। दोनों को संपर्क में लाया गया मतलब जुड़ गया, फिर अलग अलग किया गया मतलब 2 हिस्से हो गए, 2 भाग, यानी कि 2 का भाग लगा दीजिए। तो प्रत्येक पर जो आवेश है वो इतना आ गया, यानी अब इस A पर जो नया आवेश है वो 3 बट्टे 4 Q है, और इस C पर जो नया आवेश है वो आवेश भी दोस्तों कितना है 3 बट्टे 4 Q, 3 बट्टे 4 Q। C पर भी, क्योंकि दोनों पर समान वितरित होता है, तो इस पर भी 3 बट्टे 4, इस पर भी 3 बट्टे 4 चला गया। ये तो C और A की बात है। B को याद कीजिए, इसके साथ यानी A के साथ जब पहले मिलाया गया था तो दोनों पर Q बटे 2 और Q बटे 2 आवेश आ गया था। तो अब B पर जो आवेश है दोस्तों, B गोले पर वो है केवल Q बटे 2, और जो C है उस C पर आवेश आपको पता है 3 बट्टे 4 Q। कितना आवेश आया 3 बट्टे 4 Q। तो पूछा गया है कि B और C के मध्य नवीन प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए, यानी नया प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा जब इस पर तो Q बटे 2 आवेश आ गया है और जब इस पर 3 बटे 4 Q आवेश आ गया है, तो अब नया प्रतिकर्षण बल क्या लगेगा। तो लिखिएगा कि कूलाम नियम से, किसके नियम से, कूलाम नियम से। कूलाम का नियम कहता है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। लीजिए K, ये मैंने रखा K, Q1 का मतलब है Q बट्टे 2, यानी ये वाला। B और C के मध्य प्रतिकर्षण पूछा है तो ये वाला। अच्छा Q2 का मतलब 3 बट्टे 4 Q, ये वाला, बट्टे दूरी का स्क्वायर यानी R का क्या होगा स्क्वायर होगा। दोस्तों 3 इधर बाहर ले लेता हूँ, बट्टे 4 दूने कितने हो जाएंगे 8। आप कैलकुलेशन करके देखें, स्वयं दिमाग लगाए थोड़ा सा। 3 बट्टे 4, 4 दूने कितने हो गए 8। Q और Q मिला के Q का क्या होगा स्क्वायर, K एज इट इज पड़ा है, Q का क्या होगा स्क्वायर, बट्टे नीचे R का क्या है स्क्वायर, R का स्क्वायर, KQ स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर। दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो ये आपको प्राप्त हुआ है B और C के मध्य जो प्रतिकर्षण बल है वो प्रतिकर्षण बल, यानी नया प्रतिकर्षण बल। पहले तो F लग ही रहा था, पहले कितना लग रहा था F, लेकिन अब लग रहा है F डैश, यानी कि नया वाला जो प्रतिकर्षण बल है वो। दोस्तों KQ स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर ये फॉर्मूला है कूलाम के अनुसार बल का। K Q1 Q2 अगर ये दोनों समान है तो Q का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये कूलाम बल का फॉर्मूला है, यानी बल F जो प्राप्त हुआ है वो 3 बट्टे 8 और ये भी किसका है F का, यानी नया जो बल है वो पुराने वाले बल का 3 बट्टे 8 गुणा होगा यदि इस तरीके से दोनों को संपर्क में लाया जाता है। ध्यान दीजिए 2 आवेशित गोले थे और दोनों आवेशित गोले समान आवेशित थे B और C, और तीसरा एक और गोला था जो कि अनावेशित था। पहले इसको इसके संपर्क में लाया गया, रखा गया, पहले इसको इससे टच करवाया गया और अलग अलग रख दिया गया। तो इससे टच करवाने के बाद Q बटे 2 आवेश आ गया। अब इसी गोले को यानी इस A को टच करवाने के बाद इस गोले को किसके संपर्क में लाया, C के संपर्क में। तो इस पर A पर कितना था Q बटे 2 और C पर Q आवेश था, दोनों को मिलाकर दोनों का आधा आधा किया, मतलब 3 बट्टे 4 Q इस पर भी आ गया और 3 बट्टे 4 Q उस पर भी चला गया। अब C पर कितना आवेश आया है 3 बट्टे 4 Q नया आवेश, और B पर नया आवेश कितना था Q बटे 2। तो अब इतना इतना आवेश इन दोनों पे वितरित हो गया। अब इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा, तो प्रतिकर्षण बल यानी कूलाम के नियम से, और कूलाम के नियम से कहा गया है K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। Q1 मतलब इसका आवेश, नवीन आवेश जो अब आया है Q बटे 2, और Q2 मतलब C पर आवेश, कौन सा आवेश जो नया आया है नवीन आवेश, वो आवेश दोनों रखे बटे दूरी का स्क्वायर। तो कैलकुलेशन जब करोगे Q और Q मिला के Q का स्क्वायर, 3 का तो 3 पड़ा है लेकिन 4 दूने कितने हो गए 8 हो गए, तो 3 बटे 8 KQ स्क्वायर बटे R का स्क्वायर। KQ स्क्वायर बटे R स्क्वायर बल का फॉर्मूला है, इसलिए मैंने बल की जगह इसको रख दिया। और ये हम ज्ञात कर रहे हैं नवीन प्रतिकर्षण बल, नवीन प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए, तो ये वाला। अच्छा ये नवीन प्रतिकर्षण जो बल है वो पुराने वाले बल का 3 बटे 8 गुना होगा, ऐसा आंसर हमें मिला है।
तो दोस्तों ये इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा, जो कि आपका 5वां सवाल है। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना कि यहाँ कौन से गोले को किस गोले के साथ टच करवाया जाता है या संपर्क में लाया जाता है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि जब भी दो गोलों को आपस में संपर्क में लाया जाता है तो उन दोनों के आवेशों को जोड़ देना है और फिर 2 का क्या लगा देना है, भाग, यदि उन्हें अलग अलग किया जा रहा है तो। दोनों का आवेश पहले तो जुड़ा और फिर दोनों का आवेश दोनों को अलग अलग किया गया तो आधा आधा दोनों पर वितरित हो जाएगा। तो ये इस आधा आधा जो है वितरित हो जाएगा, इस कॉन्सेप्ट पे 2 सवाल आपके टिके हुए हैं, आप इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन के लिए इतना ही। इजाज़त लेना चाहेंगे आपसे, मिलेंगे फिर कुछ प्रश्नों के साथ और एक नए वीडियो में और एक नए अंदाज में। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहें। धन्यवाद।